नमस्कार। आज हम एसआरए का जो है वो सेक्शन 15 जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 15 क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्टेन बाय, मतलब इस चैप्टर के अलावा अगर आगे कुछ किसी को दे रखा है तो उनको, और इस सेक्शन के अंदर जिन जिन को दे रखा है वो लोग जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। कहने का मतलब कि प्लेंटिफ कौन होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो पहला ए पॉइंट कह रहा है कि एनी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है। कोई भी पार्टी मतलब जो जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन दोनों पार्टी या तीनों जिन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन पार्टी में से कोई भी पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। उसके बाद बी पॉइंट कह रहा है द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी, मतलब कोई पार्टी जो है उसकी डेथ हो गई तो उसका जो है वो एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी सूट फाइल कर सकता है। और अगर कोई जैसे एजेंट था, एजेंट जो है वो काम छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रिंसिपल भी जो है उसका वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, अब इसका प्रोवाइजो कह रहा है दैट वेयर अ लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे कोई पार्टी है उसका जो है पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो उसकी डेथ हो गई तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा उसका। इसके अंदर जो हमने सेक्शन 14 का क्लॉज सी पढ़ा था वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। पर इसके साथ साथ आगे क्या लिख रखा है, अगर आगे लिख रखा है कि भाई अगर उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर छोटा सा पार्ट जो है परफॉर्म कर दिया तो फिर उसकी एनफोर्समेंट हो सकता है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक बार एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे ए जो था इसने बी को बोला कि आप जो है वो मेरी पेंटिंग बना के मुझे दे दीजिएगा 10 दिन के अंदर। ठीक है, 5वें दिन क्या हुआ कि पेंटिंग जो है वो बन नहीं पाई। ठीक है, और उसकी डेथ हो गई। तो अब क्या है, जनरल प्रोविजन तो क्या कह रहा है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ठीक है, पर अब सिचुएशन चेंज मानते हैं हम। जैसे उसने पेंटिंग तो दे दी, बी ने क्या है कि आधी अधूरी पेंटिंग बना दी। ठीक है, अब जो आधी अधूरी पेंटिंग है वो तो अब इन्फोर्स हो सकती है क्योंकि पार्ट परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब वो जो है वो अब सी को, जो सी उसका प्रिंसिपल था, जैसे बी तो एजेंट था पेंटर, उसका प्रिंसिपल मालिक कौन था, प्रिंसिपल सी जो था। अब वो जो है वो सी जो है वो परफॉर्म करके देगा पूरा पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो है हम सी क्लॉज आते हैं। सी क्लॉज में क्या है, where the contract is settlement on marriage or a compromise of a doubtful right between member of the same family, any person beneficial entitled under, मतलब जैसे कोई मैरिज थी, मैरिज का सेटलमेंट हुआ, मतलब जैसे कोर्ट ना जाकर एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है हम अब साथ में नहीं रहना चाहते। उस बीच में जो है वो हस्बैंड वाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ कि भाई हस्बैंड जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो मेंटेनेंस देगा। ठीक है, अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता तो जो वाइफ है ना वो सूट फाइल कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि नहीं आप इससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएं और मुझे मेरा मेंटेनेंस दिलाएं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो डाउटफुल राइट क्या है, डाउटफुल राइट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई प्रॉपर्टी थी, ट्रस्ट की। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो है वो पता है कि भाई ये जो है कुछ सर्टेन बेनिफिशियरी के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ए जो है ये ट्रस्टी है, उसने बी जो एक फुटवेयर कंपनी है जो कि शूज बनाती है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप जो है वो मुझे 500 शूज जो है वो मुझे डिलीवर कीजिएगा, मेरा ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट में मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, जो कि बुजुर्गों के लिए शूज जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अब बेनिफिशरीज को ये बात पता है, तो अगर जो केस अगर फाइल करना हुआ तो सी भी फाइल कर सकते हैं। सी कौन है, बेनिफिशरी है यहाँ पर। तो कि भाई आप बी को कंपेल कर सकते हैं कि आप अपना जो है पार्ट परफॉर्म करो। ठीक है, या स्पेसिफिक परफॉर्म करो अपना पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो है वो डी क्या कह रहा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय ए टेनेंट फॉर अ लाइफ इन ड्यूरिंग कोर्स एक्सरसाइज ऑफ पावर द रिमाइंडर मैन। अब रिमाइंडर मैन का क्या है, इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं। जैसे ए जो है वो बी को अपनी फॉर लाइफ एक प्रॉपर्टी देता है कि भाई आप जब तक जिंदा हो तब तक आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करो, अगर आपकी डेथ हो गई तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। मतलब ये तो कंफर्म है कि ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो उसका एक्चुअल ओनर कौन होगा, हिसाब से देखा जाए तो वो सी होगा। ठीक है, अब इसको तो हम क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन के हिसाब क्या होगा कि प्रॉपर्टी आगे से आगे जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ना वो
परपेचुटी जो डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वहां से डील करती है। ठीक है, इसके साथ अब ई क्लॉज है वो रिवर्जनर की बात करें। अब रिवर्जनर क्या होती है? रिवर्जनर में जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए जो है वो प्रॉपर्टी बी को देता है फॉर लाइफ, ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक तेरे पास, नहीं तो सी के पास। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन क्या चेंज हो गई कि जो है वो बी की डेथ तो हुई नहीं, उससे पहले सी की डेथ हो गई। अब पता है कि प्रॉपर्टी सी के पास जानी थी, अब सी तो मर गया, प्रॉपर्टी उसके पास तो रहेगी नहीं। तो इसमें क्या होगा रिवर्जन में कि प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी, वापस ए के पास आ जाएगी, मतलब रिवर्स। रिवर्जनर मतलब रिवर्स, प्रॉपर्टी रिवर्स आ गई। ठीक है, एफ क्लॉज क्या कह रहा है कि भाई a revisioner in a remainder where the agreement is such covenant and the revisioner is entitled to the benefit therefore will sustain material injury for the reason of its breach। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए है, ए ने बोला बी को कि आप ये प्रॉपर्टी लीज पे रखो, ठीक है, हम आपको जो है वो ये कंडीशन बता रहे हैं कि भाई आप जो है इस घर में अल्टरेशन जो है वो मेरे बिना पूछे मत करना, ऊपर कमरा वगैरह मत बनाना, एसी वगैरह मत लगाना, ये मेरे से पूछे बिना नहीं करना है। बी ने कहा ठीक है जी, हम आपकी कंडीशन मानते हैं, ठीक है, उसको मिल गई वो प्रॉपर्टी लीज। उसके बाद क्या हुआ कि बी ने जो है वो कंडीशन का ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो भाई जैसे ही कंडीशन का ब्रीच हुआ, ये प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी ए के पास। उसके बाद जो है वो एफ ए क्लॉज। एफ ए क्लॉज क्या कह रहा है कि भाई जैसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करके एक फॉर्म जैसे खुलती है, बनती है, उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं ना वो एक अपनी उनकी लाइबिलिटी लिमिट तक होती है। जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनी, उनके जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये डिसाइड हो गया कि हम 2 लाख से ज्यादा का अगर नुकसान होगा तो हम नहीं व्यय कर पाएंगे, मतलब हम नहीं दे पाएंगे, हमारी सिर्फ 2 लाख की जिम्मेदारी है, 2 लाख का नुकसान हुआ तो हम दे देंगे, उससे ज्यादा का होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि एलएलपी जो है वो एक दूसरी एलएलपी के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है, एमलगमेट कर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो पुरानी एलएलपी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, अब वो जो है कैसे स्पेसिफिक परफॉर्म होगा, जो नई एलएलपी होगी ना, जो दोनों को मिलकर बनी होगी, वो एलएलपी जो है वो एनफोर्स करवा सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है उसका। अब इसका जो है वो जी पॉइंट भी सेम है, इसमें एलएलपी की जगह कंपनी है। जैसे कंपनी है, 2 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनी, अब पुरानी कंपनियों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था थर्ड पार्टी के साथ, अब उसको एनफोर्स कराना है, उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करवाना है, तो जो नई कंपनी मिली है दोनों को मिलके, वो कंपनी जो है वो सूट फाइल कर सकती है और उसको बोल सकती है थर्ड पार्टी को भी आप अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। ठीक है, एच जो है, एच क्या है? व्हेन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्पस ऑफ कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय टर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि भाई प्रमोटर थे कंपनी के, ठीक है, वो कंपनी को बनने से पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कंपनी कब बनती है? कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर जब रजिस्टर हो जाती है उसके बाद कंपनी लाइफ में आती है। ठीक है, फिर कंपनी का जो मेन काम है वो होता है, और जब तक कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं होती तब तक उसके प्रमोटर होते हैं ना, वो जो है उसको उसके कंपनी के सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी जो है वो लाइफ में आ जाती है, तो अगर प्रमोटर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कंपनी के पर्पस का, तो क्या होगा कि कंपनी जो है वो प्रमोटर के बिहाफ पर सूट फाइल कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें प्रोवाइजो दे रखा है क्या कि कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी को जो क्या है, अगर जैसी लाइफ में आ जाएगी तो उसे एक एक्सेप्टेंस भेजनी होगी कि भाई जो ये प्रमोटर है ये हमारे ही हैं और हम इनका जो है जितना भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो उनकी लायबिलिटी है वो हम देखेंगे आपसे। तो ये कंपनी जो है एक्सेप्टेंस भेजेगी अदर पार्टी को। थैंक यू। अब हम सेक्शन 17, 18 और 19 की बात करते हैं। सेक्शन 17 जो है वो क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन who has no title not specifically enforceable। मतलब कि भाई पर्सन के पास टाइटल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी नहीं करवा सकता। ठीक है, एक बार इसको हम वेरेट से पढ़ते हैं। A contract to sell or let any immovable property cannot be specifically enforced in a favor of vendor or lessor। मतलब अगर जिस पर्सन के पास कोई टाइटल नहीं है, मतलब जो पर्सन बेच नहीं सकता, तो सामने वाला एनफोर्स नहीं करवा सकता कि भाई तू मुझे बेच, तू मेरे या मेरे फेवर में जो है वो तू सेल डीड करवा या ट्रांसफर करा। ठीक है, जैसे इसका एक क्लॉज कह रहा है who knowing not to have any title to the property has contracted to sell or let property।
मतलब जिसको पता था कि भाई सामने वाला पर्सन जो है वो ओनर नहीं है, और फिर भी उसने जो है वो प्रॉपर्टी क्या करी, सेल करी या किराए पे प्रॉपर्टी दी। दूसरा बी क्लॉज, वो दो ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही इज अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी cannot at the time fixed by party or by the court for completion of the sale or letting give the purchaser or leasee a title free from reasonable doubt। अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ के अंदर जो है वो परचेज कर ली है तो फिर जो है उससे जो है वो छीनी नहीं जा सकती। अगर गुड फेथ में उसने परचेज कर ली तो फिर वही ओनर होगा। सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और हायर ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ये जितने प्रोविजन सब सेक्शन 1 में दे रखे थे वो सबके सब मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेक्शन 18 नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। मतलब एनफोर्समेंट तब तक नहीं होगा जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन नहीं आए। वेरिएशन क्यों नहीं आए, वो इसके आगे के प्रोविजंस में दे रखा है। बेरेक में कह रहे हैं वेयर प्लेंटिफ सीक ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। अगर प्लेंटिफ जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। टू विच द डिफेंडेंट सेट अप वेरिएशन, जिससे कि डिफेंडेंट ने वेरिएशन सेट किए हैं। द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट, प्लेंटिफ तब तक जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं पा सकता जब तक जो डिफेंडेंट ने जो वेरिएशन बोले हैं तब तक, जब तक वो हो ना जाए वेरिएशन। ठीक है, पहला ए क्लॉज क्या कह रहा है, वेयर ए फ्रॉड मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज टर्म ऑफ इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द पार्टी एग्रीड। मतलब जो फ्रॉड मिस्टेक या रिप्रेजेंटेशन जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, जो कि दोनों पार्टियों ने या जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की थी उन्होंने जो एग्री किया था उससे अलग है या डिफरेंट पाई जाती है, या जो उन्होंने एग्री किया था वो चीज आई नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो डिफेंडेंट कह सकता है कोर्ट को कि सर जब तक जो है वो वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा तब तक मैं एनफोर्स नहीं करवाऊंगा। आप वेरिएशन करवा दीजिए, मैं इमीडिएटली जो है वो एनफोर्स कर दूंगा या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दूंगा। बी क्लॉज कह रहा है वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट आर फेम्ड इज नॉट कैलकुलेट टू प्रोड्यूस। मतलब पार्टीज का जो ऑब्जेक्ट था वो लॉफुल होना चाहिए। अगर पार्टीज का ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, जैसे ए है, उसने बी को बोला कि 2 kg मुझे पॉपी सीड दो। अब पॉपी सीड जो है वो बेचना और खरीदना जो है वो दोनों इलीगल है। ठीक है, वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आ जाता है, कॉन्ट्राबैंड चीजें हैं वो दोनों। ठीक है, तो ए बोल भाई जब तक एनफोर्स कब होगा, जब ये लीगल होगा, और ये तो है इलीगल, तो इलीगल चीजें तो एनफोर्स ही नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसके अंदर ये। फिर सी वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट्स टर्म। मतलब जो बाद में पार्टीज ने वेरी कर ली बात, अगर कोई ऐसी कंडीशन थी जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था, उस एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो उन्होंने अपनी टर्म्स बदल दी। जो अब क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ना, वो उनकी जो लेटेस्ट बात जो वेरी की है, जो बदली गई है, उस पे ही होगा। जो पुरानी बात जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी उससे नहीं होगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या बोल रहा है, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय ए सब्सिक्वेंट टाइटल। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स अगेंस्ट। किन किन पार्टी होगा वो आगे के प्रोविजन में। तो बोल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। मतलब अगर इस चैप्टर के अंदर कहीं मना कर रखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को नहीं होने से, तो फिर वो नहीं होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कौन कौन जो है वो करवा सकता है, इधर पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। दूसरा, बाय एनी अदर क्लेमिंग अंडर हिम बाय टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको सब्सिक्वेंट में जाके प्रॉपर्टी मिलने वाली है या उसको टाइटल मिलने वाला है, एक्सेप्ट ए ट्रांसफरी फॉर ए वैल्यू हु हैव पेड हिज मनी इन गुड फेथ। एक्सेप्ट अगर उससे पहले अगर किसी ने जो है वो पेमेंट कर दिया है तो फिर उसको नहीं मिलेगी। जो अपने जो है जिसको टाइटल मिलने वाला था उसको नहीं मिलेगी। एंड विदाउट नोटिस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पता ही नहीं था। इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं जो आसान भाषा में समझ सकते हैं इसको। ए जो है वो परचेज करता है लैंड जो कि बी से,
10 एकड़ लैंड थी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, जिसमें से 50 लाख उसने एडवांस दे दिए थे और उसने बोला कि बाकी के 50 लाख जो है वो रजिस्ट्री में दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बी की डेथ हो गई। अब ये जो प्रॉपर्टी है सक्सेशन के हिसाब से सी को मिलेगी, जो सन है उसका, ठीक है। अब क्या हुआ कि सी को पता नहीं था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के अंदर हो रखा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है वो डी को भेज देता है 1 करोड़ के अंदर, 1 पेमेंट के अंदर ही, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ए जो है वो डी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ है, तो जो सूट है वो ए और सी के बीच में फाइल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। पर अगर डी को इस बात की नॉलेज है कि ए और बी के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, तो फिर जो है वो ए जो है वो सी के खिलाफ सूट फाइल ना करके डी के खिलाफ करेगा। अगर डी ने जो है वो गुड फेथ में ले ली प्रॉपर्टी, खरीद ली है, तो फिर जो है वो ए डी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, वो सिर्फ सी के ही खिलाफ कर पाएगा सूट। उसके बाद जो है वो सी क्लॉज, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर टाइटल विच बिलो द प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। मतलब एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल, मतलब ऐसा पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो करवा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थ्रू द प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ। उसको पहले से पता है कि भाई ये चीज जो है वो प्लेंटिफ के पास है, माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय डिफेंडेंट, शायद वो डिफेंडेंट के थ्रू क्या डिस्प्लेस कर जाए, तो उसका वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सीए क्या है उसका पॉइंट, when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently become amalgamate with another limited liability partnership, मतलब जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आई ओरिजिन में, फिर वो दूसरी एलएलपी के साथ जो है वो एमलगमेट कर गई, ठीक है। उसके बाद न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो अराइज हो गई। अब क्या होगा कि जो मान लो कि पहले एलएलपी थी उसने एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर वो जो है वो दूसरी एलएलपी के साथ मर्ज हो गई और एक नई एलएलपी बन गई, ठीक है। एलएलपी बनने के बाद अब जो क्या होगा कि वो थर्ड पार्टी को अगर उस एलएलपी के पुरानी वाली एलएलपी जो बनी हुई थी उसके खिलाफ अगर सूट फाइल करना होगा या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना होगा, तो वो नई वाली एलएलपी के खिलाफ ही सूट फाइल कर ले तो भी चलेगा, ठीक है। यही बात कह रहा है ये। डी कह रहा है कि व्हेन अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी, द न्यू कंपनी व्हिच अराइज आउट ऑफ द अमलगमेशन, मतलब एक कंपनी थी वो दूसरी कंपनी के साथ जो है अमलगमेट हो गई, ठीक है। उससे पहले जो है वो जो पुरानी कंपनी थी उसने जो है एक कंपनी के साथ जो है वो थर्ड पार्टी के साथ या कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। अब उस थर्ड पार्टी को अगर सूट फाइल करना है तो वो न्यू कंपनी के खिलाफ कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। फिर ई कह रहा है व्हेन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी, मतलब ये कह रहा है जो हमने पिछले जो है 15 सेक्शन के अंदर पढ़ा था, सेक्शन 15 में, वो सेम बात ही है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि कंपनी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन होने से पहले प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी का काम संभालते हैं। कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी की लाइफ शुरू हो जाती है, ठीक है। उससे पहले जो प्रमोटर ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है ना, तो वो कंपनी के बिहाफ पे किया होता है, कंपनी के पर्पस के लिए किया होता है। जब कंपनी लाइफ में आ जाती है तो कंपनी जो है वो एक्सेप्ट करेगी कि जो प्रमोटर है वो हमारे थे और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी लायबिलिटी जो है वो हमारी होगी। अब थर्ड पार्टी को अगर केस करना है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है तो वो कंपनी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ प्रोवाइजो क्या देगा, द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर इससे पहले जब सूट फाइल होगा तो कंपनी को एक्सेप्ट करना होगा कि ये हमारे प्रमोटर है, इनकी लायबिलिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। अदर पार्टी को, जो दूसरी सामने वाली पार्टी जो सूट फाइल करना चाहती है, उसको ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। धन्यवाद।